चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। We'll be attempting Feb 25 का paper 1-2 in today's class. Let's start off with the first question. In an electron micrograph, the length of a mitochondria is measured as 17.1 centimeters. The magnification of the electron micrograph is times 38,000. What is the actual length of the mitochondria? तो आपने बस simply values enter करनी थी, आंसर निकाला तो 38,000 will be equal to what? उसको एक्चुअल लेंथ माइक्रोमीटर में चाहिए, सारे ऑप्शन माइक्रो में, तो आप जो इमेज लेंथ है उसको भी माइक्रोमीटर में कर लो। तो 17.1 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय द एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ जो होगा दैट विल बी 17.1 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 38,000। यू सॉल्व फॉर दिस, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4.5 micrometer. Like, ठीक है। Next one. There is a theory that mitochondria and chloroplasts were originally free-living prokaryotes. It is thought that millions of years ago, these free-living prokaryotes were taken into larger cells by endocytosis, where instead of being digested, they became functional organelles. Which features of mitochondria and chloroplasts support this theory? तो पहला फीचर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन्स। बिल्कुल सही दिया हुआ है। लाइक जब एंडोसाइटोसिस होती है ना, तो इमेजिन करो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइक, और आपके पास जो है ये एक सेल होता है जिसको एंडोसाइटोसिस करता है। कलर चेंज करता हूँ, जो सेल जो है ना वो आपके पास होता है जो एंडोसाइटोसिस करता है, लाइक, ठीक है ना, ये सेल है। तो जब एंडोसाइटोसिस होती तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो आपके पास सेल की मेम्ब्रेन है वो इसको इंक्लोज करके एक वेसिकल बनाती ना। तो वंस द एंडोसाइटोसिस वुड हैव हैपेंड, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जब ये चीज सेल के अंदर आ जाती तो आपको ये नजर आता, सेल के अंदर जो है वो आपको इस तरह की चीज नजर आती है। तो ये दो, एक मेम्ब्रेन इसकी अपनी होती माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की, और दूसरा मेम्ब्रेन ये बेसिकली जो वेसिकल बना है उसकी हो जाती है ना। तो ये डबल मेम्ब्रेन आपके पास हो जाती है। और आगे जाके जाहिर सी बात है, एवोल्यूशन जब हुआ होगा तो जो क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स थे, तो जो इनकी सेल वॉल वगैरह होती है वो सब ब्रेक डाउन हो गई होगी। तो ये आपके पास जो पहला वाला दिया हुआ है ना, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, वो इसलिए बेसिकली सही चीज दी हुई है। लाइक इट कन्फर्स द थ्योरी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन जो कि 70s राइबोसोम्स की वजह से होते हैं, वो भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर। इसमें आई थिंक सबसे जो कॉमन डिस्ट्रैक्टर होगा ना ऑप्शन, क्योंकि इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट तो भी आई नहीं है, सिर्फ मार्क्स की अवेलेबल है। आई थिंक जो सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्टर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अ लॉट ऑफ किड्स वुड हैव मार्क्ड probably marked this wrong, like, तो उन्होंने 2 and 3 और गलत ऑप्शन पिक कर लिया था। नेक्स्ट वन, which row correctly describes the function of each cell structure? तो आपने तीनों स्ट्रक्चर्स का फंक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पिक करना है हर कॉलम के अंदर। तो लाइसोसोम का जो आपके पास कॉलम है उसमें डाइजेशन ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर्स ए और बी में दिया हुआ, और स्फेरिकल सैक्स कंटेनिंग हाइड्रोटिक एंजाइम सी और डी में दिया हुआ। तो उससे आप सीओडी कट डाउन कर दोगे। सीओडी स्टेटमेंट गलत नहीं है, बट ये फंक्शन नहीं है ना यार, ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइसोसोम है ना, कि लाइसोसोम स्फेरिकल सैक्स होते हैं जिनमें हाइड्रोटिक एंजाइम्स होते हैं। इट्स नॉट अ फंक्शन है, फंक्शन ये है डाइजेशन, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए बी में नजर आ रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाओ, आपने सीडी काट दिया ना, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में दिया हुआ है अबंडेंट इन साइट्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एटीपी सिंथेसिस। अब इन दोनों में से फंक्शन ये है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत नहीं है, स्टेटमेंट ये भी सही लिखा हुआ है अबंडेंट इन साइट्स ऑफ एक्टिव, बट दैट्स नॉट द फंक्शन ना। फंक्शन है इसके बेसिकली एटीपी सिंथेसाइज करना, लाइक, तो इसलिए ये आपके पास जो दिया हुआ है, या पेंसिल में लिखना चाहिए, तो ये आपके पास जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एटीपी सिंथेसिस, उससे आपका ऑप्शन बी नैरो डाउन हो गया। लेकिन आप जो एस सी आर है उसका भी देख लो कॉलम, तो उसमें भी ऑप्शन बी के अंदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है लिपिड प्रोडक्शन होती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इज देयर फॉर व्हाट? देयर फॉर द राइट आंसर। लाइक, आप जिस तरह भी करो, योर अप्रोच टू एमसीक्यू शुड बी समथिंग जो आपका टाइम भी सेव करे और आपको नैरो डाउन करके बिल्कुल सही आंसर पे भी ले जाए। लाइक, तो मेक श्योर कि आप जल्दबाजी में ना करो, आप थोड़ा सा सोच लो हर ऑप्शन में क्या चीज गलत है, और जो सही वाला ऑप्शन होगा उसमें सही सी बात है। कभी कभी ये भी होता है भाई कि सही वाला ऑप्शन आप एक्सक्लूजन से निकाल दो, कुछ ना कुछ अजूबी चीज कभी कभी एमसीक्यू में आ जाती है, तो एक्सक्लूजन से भी आप उसी वक्त ही निकालोगे, देन यू आर वेरी श्योर कि अदर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन,
Which cell components are present in a typical prokaryotic cell? तो सेल वॉल बिल्कुल होता है आपके पास और एटीएस राइबोसोम नहीं होता, और ये आपको नजर आ रहा है किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन बी में, and therefore that will become your right answer. Next one, X-ray analysis of fossilized cells found in rocks in central India dating back 1.6 billion years has revealed several features. तो ये जो fossilized cells के features हैं वो बताए हैं. The cells are up to 145 micrometers long. The cells are joined end to end to form filaments. Filaments are पतले पतले structures याद रखो. The cells contain some internal structures, internal cell structures. इंटरनल सेल स्ट्रक्चर मतलब कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं, उसकी बात कर रहे होंगे लाइक, ठीक है. और फोर्थ दिया हुआ, द सेल्स आर सराउंडेड बाय अ सेल वॉल. व्हिच टू फीचर्स, दो फीचर्स आपने पकड़ने ऊपर चार में से, व्हेन टेकन टुगेदर प्रोवाइड मोस्ट सपोर्ट फॉर द कंक्लूजन दैट द सेल्स आर प्लांट सेल्स. तो देखो इसमें सबसे आसान तरीका सोचने का क्या होगा कि आपके पास जो सबसे ऑब्वियस चीज दी हुई है जो प्लांट सेल में होती है वो पहले पिक कर लेना. सो योर करेक्ट ऑप्शन मस्ट हैव फोर. तो वो बी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है. यानी अब आपने चूज करना है वन और टू में से आपको कौन सा ज्यादा प्लॉजिबल लगता है तो पिकअप द सेकंड विच. तो फोर तो आपको पता चल गया ना, ये बी में या डी में, लाइक ए और सी आप क्या करो, काट दो लाइक. अब वन में दिया हुआ है द सेल्स आर अप टू 145 माइक्रोन्स लॉन्ग, एंड टू में दिया हुआ है द सेल्स आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म फिलामेंट्स. तो भाई ये आपके पास जो टू दिया हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं होता लाइक. हाँ ये अगर लिखा होता सेल्स आर जॉइंड एंड टू फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स तो मैं टू के ऊपर सोचता. बट बिकॉज ऑफ दैट ये जो फिलामेंट जो वर्ड लिखा हुआ है लाइक फिलामेंट पतली पतली वो समझ लो डंडियां जैसी स्ट्रक्चर, जिस तरह वो नहीं होते, तुमने वो देखा था साइटोस्केलेटन में माइक्रो फिलामेंट्स होती हैं लाइक, वो पतली पतली डंडियां होती हैं लाइक. तो भाई जाइलम या वेसल कोई पतली पतली डंडियां थोड़ी होती हैं, वो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक. तो आपके पास इसलिए टू जो था वो रॉन्ग था यहाँ पे. एंड जो स्टेटमेंट वन था दैट वाज द ओनली प्लॉजिबल वन दैट यू वर लेफ्ट विद. आप बोलो सर ये कौन सा 145 माइक्रोमीटर लॉन्ग, तो ये एब्सोल्युटली राइट. आप बेसिकली लेंथ ऑफ जाइलम वेसल एलिमेंट या लेंथ ऑफ सीफ ट्यूब एलिमेंट नहीं पढ़ते हो लाइक. सीफ ट्यूब एलिमेंट जो होती है वो अक्सर जब आप रेंज देखते हो आप एक वैल्यू याद रखो, 90 से 100 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है लाइक एक सीट ट्यूब एलिमेंट. लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, डायमीटर की नहीं. और आपके पास जो जाइलम वेसल एलिमेंट होते हैं वो तो बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं. दे कैन बी लाइक अप टिल 700 800 900 माइक्रोमीटर लॉन्ग. तो आपके पास वो लंबे होते हैं. तो इट वाज अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह का. आई डोंट रिमेम्बर किसी रिसेंट ईयर में आया हो. तो आई एम नॉट श्योर कि कितने बच्चों ने सही किया होगा एग्जाम में, कितने बच्चों ने गलत किया होगा. But the correct option here, the answer that they expected you to put down was option B, 1 and 4. Next one, the electron micrograph shows an organelle found in some cells of many multicellular organisms. आपको दिया हुआ और ऑर्गेनेल जो नजर आ रहा है आपको, उसने नेम नहीं किया बट आपको पता है क्लोरोप्लास्ट है. Which row shows which chloroplast, जिसमें बहुत सारे thylakoids आपको बनाना नजर आ रहे हैं. Which row shows structures that are expected to be present in cells that contain this organ. यानी प्लांट सेल में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो सेल वॉल होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, प्लाज्माटिज्माटा होता है नहीं. and that corresponds to what, option D in this case. Next one, what could take place during a hydrolysis reaction? So a glycosidic bond is broken, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस में ये पॉसिबल है. A molecule of water is produced, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, because a molecule of water is used. Hydrolysis, तो water is used to carry out this reaction. Condensation में water जो है प्रोड्यूस होता है लाइक. तो आपने टू जो है वो एक्सक्लूड कर दिया. अगर आपने टू एक्सक्लूड कर दिया आपको अपना आंसर वैसे ही मिल गया लाइक, बिकॉज ऑप्शन ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, टू आउट है तो डी भी निकल गया. आपको पता है 1 and 3 इज योर राइट आंसर. बट 3 पढ़ लो आप. सुक्रोज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, बिल्कुल वो भी हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही होता है. एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. Next one, sugars with a ring structure can also have a linear structure. Which sugar molecules could be represented by the linear structure shown in the diagram? तो आपको याद होगा जब हमने कोर्स में ये बनाया था तो मैंने आपको कहा था ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म, एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए. बट खैर आपको लेट्स से रिंग फॉर्म तो आप लोग वैसे ही इतना रटा मार लेते हो बिकॉज पास पेपर्स आप इतनी दफा पढ़ते हो, उसमें रिंग फॉर्म बनाने को आता है, स्ट्रेट चेन बनाने को नहीं आता यूजली लाइक. और हरगिज ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको स्ट्रेट चेन याद होना चाहिए था, बिल्कुल याद नहीं होना चाहिए था. आप उसके बगैर भी कर सकते थे. किस तरह कर सकते थे कि अगर आप सिर्फ कार्बन ही काउंट कर लो कितने हैं टोटल, तो आपको नजर आएगा दीज आर टोटल 6 कार्बन लाइक. सही है. तो इसका मतलब है भाई ये जो भी शुगर है ये हेक्सोस शुगर, करेक्ट. अब सारे ऑप्शन में आप नोट करो, ऑप्शन ए के अंदर जो है वो ऑप्शन ए में डीऑक्सी और राइबो जो कि पेंटोस शुगर होता है वो दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आउट हो जाएगा.
बी में सिर्फ एक्सोज है तो बिल्कुल प्लॉजिबल है। सी में अगेन आप देखो जो दोनों दिए हैं दोनों पेंटोज हैं, आउट हो जाएगा। डी में जो आपके पास एक दिया हुआ है वो भी पेंटोज है तो आउट हो जाएगा। तो आप आराम से अगर सिर्फ कार्बन काउंट ही देख लेते तो आप अपना बिल्कुल सही आंसर मार्क कर लेते, विच इज ऑप्शन बी इन दिस केस। नेक्स्ट वन, which statement about triglyceride is correct? Let's go through statement by statement, जो भी सही ऑप्शन होगा पिक कर लेंगे। ऑप्शन ए, each triglyceride molecule is formed by combining three fatty acid molecules with a glycogen molecule. glycogen नहीं होता, ग्लिसरॉल होता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 एस्टर बॉन्ड्स, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 नहीं होते, 3 एस्टर बॉन्ड्स होते हैं, ईच फॉर्म्ड इन अ कंडेंसेशन रिएक्शन। वो सही लिखा हुआ है, बट नंबर जो है बॉन्ड्स का वो गलत दिया हुआ है। सी दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ बाइलेयर इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, दे डोंट फॉर्म अ बाइलेयर, दे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ बाइलेयर। तो सी भी आपका गलत हो जाता है, एक ही रह गया, ये सही होगा। और ये आपने पहले भी किया हुआ है, आपको याद होगा, ये पास पेपर में पहले भी ये चीज फीचर लिपिड का टेस्ट हो चुका है। The ratio of oxygen atoms to carbon atoms is lower for triglyceride molecules than for carbs. Like तो ये आपने लिपिड का एक फीचर पढ़ा हुआ है, लाइक तो लिपिड्स के अंदर जो ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो होता है वो क्या होता है, कम होता है, लाइक एज कम्पेयर टू व्हाट कार्बोहाइड्रेट। इसलिए ऑप्शन डी विल बिकम द राइट आंसर। ये पहले भी आ चुका है पास वे में, आई एम प्रीटी श्योर आपको अगर थोड़ा बहुत याद है लिपिड्स के फीचर्स तो आपको ये वाला फीचर बिल्कुल याद होगा। नेक्स्ट वन, hydroxyproline is synthesized by the addition of an OH group to the R group of amino acid proline। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सीप्रोलीन किस तरह बनता है कि आप जो प्रोलीन अमीनो एसिड है ना उसके R ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते तो वो हाइड्रोक्सीप्रोलीन बन जाता है। हाइड्रोक्सीप्रोलीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कोलेजन and has an important role in increasing the stability of its structure। अब एज पार्ट ऑफ योर कोर्स आपको हाइड्रोक्सीप्रोलीन के बारे में इतना पढ़ते नहीं है, आप जो पढ़ते हो वो बस पढ़ते हो भाई एवरी थर्ड अमीनो एसिड इज वो वाली चीज पढ़ते हो, ग्लाइसिन। आपको ये एज पार्ट ऑफ द कोर्स इतना एम्फसाइज नहीं किया जाता, स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल होता है बट एम्फसाइज नहीं किया जाता कोर्स में। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स why the addition of an OH group to proline would increase the stability of collagen? ना अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंगेज हो गया आपका दिमाग फौरन चला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो होने लगी, बट इस क्वेश्चन में खास बात ये था कि हर ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड था। लाइक मैं पढ़ता हूँ आपके साथ फिर हम सही स्टेटमेंट मार्क करते हैं। ऑप्शन ए, it strengthens hydrogen bonding between the R groups of adjacent polypeptide chains, resulting in a tertiary structure that is more resistant to heat denaturation। अरे भाई अगर adjacent polypeptide chains के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं between the R groups तो वर्ड टर्शरी यहाँ नहीं यूज होना चाहिए था, इंस्टेड कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए था, क्वाaternary लाइक। तो आपके पास इसलिए क्या होगा कि ऑप्शन, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है, it it increases the number of sites available for the formation of hydrogen bonds within the secondary structure of collagen, resulting in more stable alpha helices। तो इसमें ऑप्शन बी में प्रॉब्लम ये है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए होते हैं उसमें आपके पास आर ग्रुप्स नहीं यूज होते हैं, उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड्स का सीओ और एनएच होता है आजू बाजू में वो यूज होता है, लाइक। तो आपके पास इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो भी ऑप्शन बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सी में दिया हुआ इट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स between the R groups and water molecules, which help to hold the chains of the collagen triple helix together by strengthening hydrophilic interaction। एज अ स्टेटमेंट इसमें कुछ गलत नहीं दिया हुआ, बट आप कहीं नहीं पढ़ते हो अपने कोर्स में कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स के इंगेज होते हैं कोलेजन की स्टेबिलिटी में बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलीन। तो आपके लिए थोड़ी सी क्या है, नई स्टेटमेंट है, लाइक आपको जो है पार्ट ऑफ योर कोर्स इतना ये पढ़ाया नहीं जाता है, लाइक। तो आप जो है वो इसको काटने के बजाय ऑप्शन डी पहले पढ़ लो, लाइक वो दिया हुआ है strengthens the quaternary structure of collagen by providing more sites for hydrogen bonding between the R groups of distantly separated amino acids within what, within the same polypeptide chain। अरे भाई अगर सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में आर ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन नहीं होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा ना। देखो ऑप्शन ए में उसने यहाँ टर्शियरी लिख के ऑप्शन ए को गलत कर दिया और यहाँ क्वार्टरनरी लिख के ऑप्शन डी को गलत कर दिया, लाइक। तो आपका ऑप्शन डी भी जो था वो क्या था, इम्प्रिसाइज स्टेटमेंट था। एंड दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन जहां आप सही आंसर में पहुंचते हो थ्रू एक्सक्लूजन, लाइक आप एटलीस्ट ए बी और डी बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सक्लूड कर सकते थे to get to your final answer of C। I don't feel this was an easy question to answer in the exam given the fact कि आपको एग्जाम के वो कोर्स के अंदर
हाइड्रोक्सीप्रोलिन का कोई इतना पता नहीं जाता, लाइक नॉर्मली ग्लाइसिन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, तो आई डोंट फील दिस वाज अ क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, बट एक्सक्लूजन से आई थिंक जो भी स्मार्ट बच्चे हैं जिन्होंने सारे ऑप्शन गौर से पढ़े होंगे, एक्सक्लूजन से दे वुड हैव रीच्ड द राइट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट वन. Plant cell walls are strengthened by cellulose molecules that are arranged in several layers. Within each layer, the cellulose molecules are arranged in the same direction. Which row shows the bonds that hold adjacent cellulose molecules together within each layer and the arrangement of cellulose molecules in different layers? This was a very good question. I haven't seen a question of this nature in recent years में. तो क्वेश्चन में सिर्फ कैच ये था, सब बच्चों को पता था bonds that hold the adjacent cellulose molecules together हाइड्रोजन bonds होते हैं, उसमें तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं था. प्रॉब्लम था यहाँ पे जो है डिफरेंट डायरेक्शन वर्सेस पैरेलल. तो देखो भाई, सवाल ये है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास सेल वॉल का थिकनेस होता है. इस सेल वॉल के अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू देख रहा हूँ, तो आपके पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, लाइक वो इस तरह फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली वो इस तरह लेयर्स में होते हैं. सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई कि ये जो आपके पास लेयर्स नजर आती हैं, अगर आप इसको 3D में देखो, तो आर दीज लेयर्स पैरेलल टू ईच अदर या रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन? तो इसका आंसर ये था कि अगर मैं इसको जो है वो फॉर एग्जांपल ऊपर से टॉप से पूरी सेल वॉल को देख रहा होता ना, तो आप वो रट्टा नहीं मारते कि cellulose fibers are arranged in a crisscross manner leaving behind large pores. तो आपका होता है इस लेयर में अगर मैं देखता तो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स इस तरह रन कर रहे होते और फाइबर्स इस तरह रन कर रहे होते, और इससे जो नीचे वाली लेयर है उसको अगर मैं देखता तो फाइबर्स इस तरह रन कर रहे होते, तो दे वुड हैव बीन रनिंग इन व्हाट, इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट वाज द कैच इन दिस क्वेश्चन. उसने बोला था भाई ऊपर लिखा है ना, सेल वॉल्स आर स्ट्रेंथेंड बाय सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स दैट आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स. ये सेवरल लेयर्स में होंगे, इमेजिन करो. लाइक within each layer the cellulose molecules are arranged in the same direction, but which row shows the bond, which row shows the bonds that hold adjacent cellulose molecules together within each layer and the arrangement of cellulose molecules in different layer? तो अगर मैं इस लेयर में सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट देखता वर्सेस इसमें, तो आप देखते ये एक डायरेक्शन में पैरेलल रन कर रहे होते सारे, लाइक, बट नीचे वाली जो लेयर में आपके पास है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, तो उससे नीचे वाले एक डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं. हाँ, हो सकता था बिल्कुल कि भाई इस लेयर के और लेट्स से 10 लेयर नीचे वाली लेयर के आपस में पैरेलल हो, बट जब आप उनको लेयर्स को कंसेक्यूटिव लेयर्स को एक के बाद दूसरे को देखते हो, तो आपको नजर आता है दे आर अरेंज्ड इन व्हाट, इन अ क्रिस क्रॉस मैनर. जब भी तो यहाँ पे बड़े बड़े पोर्स रह जाते हैं व्हिच अकाउंट्स फॉर व्हाट, फॉर द कंप्लीटली परमेबल नेचर ऑफ व्हाट, ऑफ द सेल वॉल एज वेल. तो यहाँ पे जो सही आंसर था सी और डी में से जो आपको पिक करना था, दैट वाज देयरफॉर ऑप्शन सी इन दिस केस. नेक्स्ट वन. गैलेक्टोजन इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. आप ये पढ़ते नहीं हो कोर्स में, वो खुद आपको इसके बारे में बताएगा. Galactogen is a storage polysaccharide in some animal species. It is a branched polymer that is formed by beta glucose monomers. तो ब्रांचिंग होती है इसमें भाई, और जो मोनोमर्स हैं वो बीटा गैलेक्टोज मोनोमर्स. Which comparison of galactogen with another polysaccharide correctly summarizes one similarity and one difference? So let's go through option by option. Option A, glycogen and galactogen are both branched. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. And but glycogen is not a storage polysaccharide. ये गलत लिखा हुआ है, glycogen भी storage ही polysaccharide होता है. तो ऑप्शन ए आउट हो गया. बी दिया हुआ है glycogen and galactogen are both storage polysaccharides in animals. और फिर लिखा हुआ है आगे भाई कि but glycogen is unbranched. तो ये glycogen is unbranched आप जो है वो गलत लिखा हुआ है, glycogen branched होता है, इसी बात. तो बी भी आउट हो गया. सी दिया हुआ है cellulose and galactogen are both branched. तो cellulose ब्रांच नहीं होता. सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है. लाइक तो लीनियर होता है ना सेल्यूलोज जो होता है, लाइक तो आपके पास इसलिए सीधी आउट. डी आपका सही आंसर होगा. लेट्स गो थ्रू इट. अमाइलोपेक्टिन एंड गैलेक्टोजन आर बोथ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स. बिल्कुल सही है. अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का पार्ट होता है ना, लाइक तो जाहिर सी बात है ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हुआ. बट अमाइलोपेक्टिन इज फॉर्म फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज नॉट बीटा गैलेक्टोज मोनोमर्स. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. तो एक सिमिलैरिटी ये होगी, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, और डिफरेंस इनके मोनोमर का हो गया. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. Next one, which levels of protein structure are always involved in forming the active site of an enzyme? देखो एंजाइम को जो मिनिमम स्ट्रक्चर होता है वो टर्शियरी होता है. क्वाटरनरी एंजाइम्स भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट मिनिमम जब भी तो आप डेफिनेशन में जब लिखते हो तो आप बोलते हो ना एंजाइम्स आर टर्शियरी प्रोटीन, राइट, तो वो टर्शियरी जरूर होगा. तो आपको पता है वो पूछा भाई लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जो चाहिए होता है टू मेक अप द एक्टिव साइट. तो आपको पता है क्वाटरनरी मैंडेटरी नहीं है. लाइक क्वाटरनरी इज नॉट समथिंग दैट यू नीड, इट मे बी, बट जब भी उसने ऑलवेज को बोल्ड किया है यहाँ पे, लाइक तो क्वाटरनरी शुड बी अक्रॉस.
एक ही ऑप्शन है जिसमें क्वार्टरली क्रॉस हुआ है, आपको नजर आ रहा है। इतना आसान कर देता आपके लिए, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो जाता अगर वो आपको एक और ऑप्शन देता। तुम देखो ऑप्शन बी के अंदर प्राइमरी और टर्शियरी क्लिक किया हुआ है। एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है जिसमें सिर्फ टर्शियरी टिक होता है और बाकी दो क्रॉस होता है, तब मजा आता क्वेश्चन का। खैर उसने दिया नहीं, उसने तो जैसे पता टर्शियरी बनाने के लिए सेकेंडरी और प्राइमरी चाहिए होता, तो उसने इसलिए यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया कि अगर आप ये वाली लॉजिक भी यूज कर लेते तो अपना सही वाला आंसर आप आराम से नैरो डाउन कर लेते। नेक्स्ट वन, catalase is an enzyme that breaks down hydrogen peroxide into water and oxygen. Catalase was added to a solution of hydrogen peroxide, and the oxygen produced was collected in a gas cylinder. The total volume of oxygen produced from the start of the reaction was recorded every 10 seconds for 1 minute. The results are shown in the table. तो आपको दिया हुआ है हर 10 सेकंड के बाद कितना टोटल वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन का कलेक्ट हो गया है। What can be concluded from these results? Option A, the reaction stopped after 60 seconds and no more oxygen was produced. ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा भाई, 60 पे 58 है, हो सकता था भाई जब आप 70 सेकंड्स पे लेते तो यहाँ पे 59 हो जाता, हमें क्या पता कि ऐसे थोड़ी कोई तीन रीडिंग सेम आ गई है तो हमें कैसे पता नो मोर ऑक्सीजन। भाई पॉसिबल बिल्कुल है कि भाई इसके बाद 58 की होती, बट हमें नहीं पता ना डेटा से लाइक, तो यू कांट से दैट, इसलिए ऑप्शन ए इज आउट। बी, the highest rate of oxygen production occurred 10 seconds after the start of the reaction. तो highest rate of oxygen production जो हुआ आपके पास वो 10 seconds after the start नहीं है, लाइक आपके पास during the 10 seconds हो ना, highest rate of oxygen production occurred 10 seconds after the start of the reaction, लाइक तो ऐसा नहीं है हाईएस्ट रेट आपके पास 0 to 10 के बीच में, 10 सेकंड्स के बाद नहीं है, लाइक आपके पास यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट होगा जो मीन रेट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 10 सेकंड्स आफ्टर, तो आप इस पॉइंट पे ले रहे होगे रेट। मीन रेट आप बोल सकते हो 0 से 10 पे के बीच में जो है 22/10 करके मीन रेट आपका सबसे ज्यादा यहाँ होता। खैर यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ इसकी एम्बिगुअस है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज आउट। इट टुक मोर देन 20 seconds from the start of the reaction for half of the substrate to be converted to water and oxygen. You cannot comment on that because you don't know कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ था। लाइक आप कमेंट ही नहीं कर सकते, फाइनल पता होता तो आप बोलते ना हाफ इतनी है, तो यू कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो टेबल में आपके पास दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन आपके पास रह गया, लेट मी रीड थ्रू इट। द मीन रेट ऑफ रिएक्शन, हैव मीन रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 20 and 30 seconds, यानी इसके दौरान is twice was twice the mean rate of reaction between 30 and 40 seconds, यानी इस और इसके दरमियान। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे जो मीन रेट आपका आएगा वो क्या आएगा, वो नोट करो। 40 cm क्यूब से 50 cm क्यूब जा रहे हो तो वॉल्यूम 10 cm क्यूब बन रहा है और सेकंड्स कितने लगे हैं 10 सेकंड्स, तो जो रेट हो जाएगा यहाँ पे आपका वो हो जाएगा 10 cm क्यूब, जो कि डिफरेंस आया अपॉन 10 वॉट 10 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 1 cm क्यूब पर सेकंड। ये आपका रेट आ गया यहाँ पे, लाइक करेक्ट। अब हम रेट निकालते हैं इन दो वैल्यूज के ऊपर। यहाँ पे रेट क्या है आपके पास, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बिटवीन 30 and 40 वो 5 cm क्यूब का हुआ है, लाइक तो आप 5 cm क्यूब यहाँ पे लिखो। अगेन टाइम तो वही है 10 सेकंड, तो आपने 10 सेकंड डाला तो ये 0.5 cm क्यूब पर सेकंड हो गया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो जो आपके पास मीन रेट ऑफ रिएक्शन जो था बिटवीन 20 and 30 सेकंड वो 1 cm क्यूब पर सेकंड था, which was twice the mean rate during between 30 and 40 seconds, जो कि 0.5 cm क्यूब पर सेकंड था। इसलिए ऑप्शन डी will become your right answer in this case. Next one, succinic dehydrogenase is an enzyme that catalyzes the conversion of succinate to fumarate in aerobic respiration. डिजाइन ने आपको एक सिनारियो दिया रिगार्डिंग एन एंजाइम, एंजाइम का नाम दिया और वो रिएक्शन जो कैटलाइज करता है उसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या है वो भी आपको बता दिया। Malonate is a reversible inhibitor of succinic dehydrogenase. Malonate reduces the enzyme's activity by binding to its active site. इसका मतलब है ये malonate क्या है, competitive inhibitor है। Malonate and succinate cannot bind to the active site at the same time. इससे आपको और reinforce हो गया कि this is a competitive inhibitor. Which statement describes the effect of malonate on the activity of succinic dehydrogenase? तो आपको पता है Vmax सेम रहता है बिकॉज सारे ऑप्शन Vmax Km के, तो आपको पता है Vmax सेम रहता है और जो Km की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ malonate Vmax can still be reached if the concentration of word of succinate is increased। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा। एक बार बाकी भी आप पढ़ लो। बी में दिया हुआ है malonate has no effect on the Km, it does have। In the presence of C में दिया हुआ है in the presence of malonate Vmax can still be reached if the concentration of fumarate is increased। fumarate प्रोडक्ट है भाई, सबस्ट्रेट का इंक्रीज करना होता है, तो सी भी आउट।
एंड मैलोनेट डिक्रीजेस द केएम, वो भी गलत है, मैलोनेट डिक्रीज नहीं करता, मैलोनेट जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है आपके केएम के वैल्यू को. सो द ओनली प्लॉजिबल ऑप्शन ओवर हियर इज व्हाट, ऑप्शन ए इन दिस केस. नेक्स्ट वन, द डायग्राम शोज द डायमेंशंस ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ एगर. ये वैल्यूज में नजर आ रहा है, धुंधला क्यों है वैल्यू यार, थोड़ा सा ब्लर है. That's fine now. ठीक है. The diagram shows the dimensions of two blocks of agar. The diagram has been drawn to scale. तो ये आपके पास diagram दिया हुआ है and this is drawn to scale, अपने ज़हन में रखो. और आपको width, length और height दोनों blocks का दे दिया है. The blocks of agar were stained pink with a pH indicator. In acidic conditions, the pink pH indicator becomes what? Becomes colorless. The two blocks of agar, यानी color change pink से colorless होगा आपके पास जब आप उसको डालोगे किसमें, pink से क्या होगा, कलरलेस होगा जब आप उसको डालोगे एसिडिक मीडियम में. नहीं, ठीक है. सो अगेन, the blocks of agar were stained pink with a pH indicator. In acidic conditions, the pink pH indicator becomes colorless. The two blocks of agar were placed in a beaker of acid at the same time. As the acid diffused into the blocks became colorless. What is the surface area to volume ratio of the block that became completely colorless first? अगर आपने वो हैक यूज करना है कि जो भी डायमेंशन आपको दी होती हैं उसमें से जिस ब्लॉक की सबसे कोई भी एक डायमेंशन सबसे छोटी वाली होगी उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज्यादा होएगा और वहाँ पे रैपिड होगा, तो आप बिल्कुल वो हैक भी यूज कर सकते हो बिकॉज एक एक ब्लॉक दिया हुआ है आपको. तो वही हैक आप यूज करना चाहो तो करके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका निकालो, बस वो आपका आंसर बन जाएगा. लेकिन वहाँ ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं जब आप एग्जाम में खुद बैठते हो कि तो वैसे दिया हो आप निकाल दो भाई, आप पूरा पूरा निकालो, इसलिए मैंने यहाँ टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी निकाल दिया है. तो मैंने इस ब्लॉक का भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाल दिए, इसका भी निकाल दिया. इसका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो आ रहा है दैट इज 1600 is to 2400 which is 2:3. अगर आप इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखोगे जिस फॉर्म में उसने ऑप्शंस दिए हैं तो 2/3 जो है वो बेसिकली बन जाएगा 0.067, जो कि आपके पास ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा है एंड दैट विल बी योर राइट आंसर. आप दूसरे ब्लॉक का भी निकाल लो, आपको नजर आएगा वो 700/1200 है लाइक, तो दैट विल बिकम 7:12. तो जब आप ये निकालोगे 7:12 वैल्यू तो ये वैल्यू आपकी 0.58 समथिंग आएगी लाइक is to 1 लाइक, जो कि ये आपको नजर आ रहा है लाइक. दैट विल नॉट बी द राइट आंसर. अक्सर ऐसा होता है जब आप इन ब्लॉक्स को ऐसे देखते हो ना स्टैंड लोन, तो आपको लगता है ये ज्यादा छोटा पीस होगा लाइक, तो यहाँ ज्यादा फास्ट होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, बट ऐसा नहीं था. यहाँ सब जब डायमेंशन आप दोनों की देखते हो तो यहाँ पे इन तीन में से ये एक जो इन तीन को जब इन तीन से कंपेयर करोगे तो यहाँ सबसे छोटी डायमेंशन है. तो ज्यादा से ज्यादा डाई जो है ना वो बेसिकली एसिड जो होगा, सॉरी, वो बेसिकली इस डायमेंशन से डिफ्यूज करके ब्लॉक को ज्यादा रैपिडली डीकलराइज कर रहा होता है. नेक्स्ट वन, the graph shows how the rate of facilitated diffusion of substance X across a cell surface membrane changed as the concentration of substance X is increased. The rate of facilitated diffusion against the concentration of substance X का नीचे आपको ग्राफ दिया हुआ है. All conditions except for the concentration of substrate X were kept constant. Temperature was maintained at what? At 25 degree Celsius. तो आपको जो है वो सिनारियो दिया हुआ और टिपिकल ग्राफ है, ऐसा नहीं है ग्राफ आपके लिए नया है, आपने ये ग्राफ्स क्या नाम है पहले भी देखे हुए हैं. रेट ऑफ फर्स्ट डिफ्यूजन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ये जो इवेंचुअली प्लेटो कर जाते हैं बिकॉज प्रोटीन सैचुरेट कर जाते हैं. बट एमसीक्यू ऑप्शन इंटरेस्टिंग था बिकॉज उसने वो प्रोटीन सैचुरेशन के बारे में आपसे नहीं पूछा था, डिफरेंट तरीके से सवाल किया था. विच स्टेटमेंट अबाउट द रेट ऑफ फर्स्ट डिफ्यूजन इज करेक्ट? ऑप्शन ए दिया हुआ है द रेट ऑफ फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस एक्स at Q इस पॉइंट पे will increase if the temperature is increased to 20 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल इंक्रीज होगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगी, तो वो जिस रेट में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं थ्रू द क्या नाम है प्रोटीन, वो आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा. तो ऑप्शन ए ही आपका जो है वो बेसिकली सही ऑप्शन होगा. बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ एक चीज जो है वो रॉन्ग होगी. लेट्स गो थ्रू दीज इंटरेस्टिंग ऑप्शन थे, तो मैं आपके साथ एक दफा ये ऑप्शन गो थ्रू कर लेता हूँ. बी दिया हुआ है द रेट ऑफ फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस एक्स at P इस पॉइंट पे आप देखो लाइक will increase if the concentration of ATP is increased. ATP का कोई लेना देना नहीं होता फॉस्फेट डिफ्यूजन, तो आप वैसे ही काट दोगे. सी दिया हुआ the rate of phosphate diffusion of substance X at Q, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लाइक will increase if the concentration of substance X is what increase, like concentration पे increase हो रही है ना भाई, यहाँ पे आप कर दो तो रेट थोड़ी increase कर रहा है आपका बिकॉज प्रोटीन्स क्या हो चुकी हैं, सैचुरेट हो चुकी हैं लाइक, तो सी भी आउट हो जाएगा.
और डी दिया हुआ द रेट ऑफ फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस एक्स एट पी, जो सी वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है, विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ टाइम ओवर व्हिच द रेट इज मेजर्ड इज इंक्रीज लाइक। तो आप नोट करो लाइक ये जो क्या नाम है, लेंथ ऑफ टाइम अगर आप बढ़ा दोगे उससे आपका रेट में आपका रेट और स्लो हो जाएगा ना, इंक्रीज थोड़ी होगा लाइक, अनलेस आपने कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज की हो और उसकी वजह से जो है पर यूनिट टाइम ज्यादा चीजें मूव करनी हो, तो ऑप्शन डी भी आपका नॉन प्लॉजिबल ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन, which molecule forms a bilayer in the cell surface membrane of a bacterial cell? तो आपके पास बायलर जो बनती है वो हमेशा वो बैक्टीरियल सेल का हो, प्लांट सेल का हो, एनिमल सेल का हो, फंगल सेल का हो, किसी भी लिविंग सेल का मेम्ब्रेन हो, वो हमेशा फॉस्फोलिपिड से बनता है लाइक। तो आपके पास इसलिए जो है वो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर इन दिस केस। A nucleus in a body cell of a species of fruit fly has 8 chromosomes. 8 chromosomes. How many strands of DNA are present in the nucleus at the end of word of interface, यानी G2 के एंड में लाइक। तो देखो 8 क्रोमोसोम जब आपके पास शुरू में होंगे ना लाइक G1 के अंदर, तो वो इस तरह होंगे एक एक डंडी वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और हर डंडी के अंदर एक एक होता है डीएनए मॉलिक्यूल, और एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड होती है ना, डबल आप बोलते हो डबल इले कलर 2 स्ट्रैंड होती है ना एक डीएनए मॉलिक्यूल में। तो आपके पास क्या होंगी, 2 स्ट्रैंड यहाँ होंगी, 2 स्ट्रैंड यहाँ होंगी, 2 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड। फिर जब आपके पास G1 से सेल एस में जाएगा और फिर G2 में आएगा, तो हर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 2 डंडी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डंडी वाला 2 डंडी वाला, बस टाइम इतना फारेगा लाइक कि बस बना रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो 2 डंडी वाला 2 डंडी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप नोट करो लाइक, आपके पास जो पहले वाली 2 2 2 लिखी थी ना, वो ये 2 2 है। अब जब रेप्लिकेशन होगा तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। तो ये 2 डंडी वाला एक और डीएनए मॉलिक्यूल, एक और डीएनए, एक और डीएनए, एक और डीएनए, एक और डीएनए, एक और डीएनए। तो इन सबको जमा कर लो जितने भी टू हैं यहाँ पे, तो ये 16 टूज लिखे हुए हैं यहाँ। और आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड जो बन जाएगा वो क्या होएगा, वो 32 हो जाएगा लाइक, ठीक है। तो दैट वाज द कैच इन द क्वेश्चन, बस आपको ये पकड़ना था। डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बोला, स्ट्रैंड्स बोला है। एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड होता है, बस ये कैच था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वन, द फोटोमाइक्रोग्राफ शोज प्लांट सेल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द माइटोटिक सेल साइकिल। 4 of the cells are labeled with a number to identify them. तो 4 सेल लेबल किया हुआ है। One of the numbered cells is within the main stage of mitosis in which the spindle begins to form. तो ये स्टेज जो होती है वो प्रोफेज होती है, आपको पता है। A second numbered cell is within the main stage of mitosis in which the spindle fibers shorten, ये आपको पता है। एनाफेज होता है लाइक। Which row correctly identifies the 2 cells that are in these stages of mitosis लाइक। तो देखो 1 2 3 4 ही आपको दिया हुआ है, गौर से देखो लाइक। तो 1 जो आप देख रहे हो वो मेटाफेज है, 2 जो आप देख रहे हो वो एनाफेज है, 3 जो है वो टीलो और हो सकता है साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी हो लाइक, शुरू हो गई हो या होने वाली हो। देखा में तो शुरू हो गई, सेल छोटे नजर आ रहे हैं। और फोर्थ आपके पास प्रोफेज है, खत्म लाइक। तो स्टेज इन विच स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू फॉर्म वो है स्टेज 4। आपका आंसर आपको वैसे ही आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और जो 2 था वो आपने एनाफेज मार्क किया होगा, तो ये आपके पास 2 था जो आपने एनाफेज मार्क किया था। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which percentage of the chromosomal DNA present in a cell during G1 is present in the same cell later in the same mitotic cell cycle during prophase and during telophase? तो भाई मतलब कि जो पहले डीएनए था वो सारा का सारा ही होगा ना, इनफैक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि जो पहले वाला डीएनए था उसमें से कितना परसेंटेज इन 2 स्टेजेस में भी होगा, तो पूरा का पूरा होगा भाई। तो आपके पास जो है वो, भाई ये एक्चुअली अंग्रेजी का ज्यादा टेस्ट था रादर देन बायो का, बस आपको ये बताया था कि पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा लाइक। तो 100% आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपने कोई लूज नहीं किया डीएनए यहाँ पे लाइक, जितना जीवन में था उतना ही सारा का सारा आप आगे भी लेके गए हो। इंस्टेड उसने बोला ना व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्रोमोसोल डीएनए प्रेजेंट इन, आपको ये पता है डुप्लीकेशन हो जाती है लाइक, बट जो पुराना वाला है वो सारा का सारा कंजर्व ही होता है ना, लूज थोड़ी करते हो आप लाइक। तो जितना पहले 100% था बाद में भी 100% ही आपके पास होता है, और डुप्लीकेशन साथ साथ हो रही होती है जब सिंथेसिस फेज के थ्रू चलता है। Next one. The statements are about 2 genes and their products and their protein products that can have a role in what? That can have a role in tumor formation. The protein coded for by the P10 gene prevents the cells from growing and dividing too rapidly. यानी ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। आसान जबान में ये क्या है, ट्यूमर सप्रेसर। आपको याद होगा ना हमने पढ़ी थी 2 groups of proteins which are sorry genes which can undergo if undergone mutation
आपके पास कैंसर बन सकते हैं। तो उसमें जो है वो ट्यूमर सप्रेसर थी, और दूसरी वो थी प्रोटॉन का जीन, अगर आपको याद हो। तो पी10 जीन जो है, जो कि प्रिवेंट करती है ट्यूमर ग्रोथ, तो इसलिए ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी यार, ट्यूमर की ग्रोथ को सप्रेस करती है। दूसरा दिया हुआ है, द प्रोटीन कोडेड फॉर बाय द p53 जीन प्रिवेंट्स सेल्स प्रोग्रेसिंग थ्रू द माइटोटिक सेल साइकिल इफ द सेल्स हैव डैमेज डीएनए। यानी ये भी आपके पास ट्यूमर सप्रेसर जीन ही है लाइक, तो ये भी ट्यूमर को, अगर डीएनए डैमेज हो गया तो जाहिर सी बात है सेल को कंप्लीट नहीं करने देगी ना सेल साइकिल लाइक, तो प्रिवेंट करिए उसको, तो ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन ही होगी। Which combination of mutations of these two genes in an individual is most likely to result in the formation of a tumor? तो भाई ट्यूमर उसी वक्त बनेगा जब ये दोनों क्या नाम है अपना काम छोड़ देंगे, यानी दोनों में म्यूटेशन होगी और ये जो अपना काम कर रही है वो काम करना छोड़ देंगी। इसका काम था सेल्स को प्रिवेंट करना ना, डिवाइड करना, तो अगर ये जीन म्यूटेट कर जाएगा तो ये काम नहीं होगा। और इसका काम था जिन सेल में डीएनए डैमेज होता है उनको, उनकी सेल साइकिल रोक देना, लाइक आगे ना जाए वो। तो अगर इसमें भी म्यूटेशन होगी तो ये भी अपना काम छोड़ देगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर ट्यूमर डेवलपमेंट हो तो इन दोनों जीन्स के अंदर क्या हो, म्यूटेशन हो, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए विल बिकम द राइट आंसर इन दिस केस। Next one. Telomerase is an enzyme that prevents the shortening of telomeres. It is not present in most normal cells but is active in an estimated 85 to 95% of human tumor cells. Which statement explains the effect of telomerase on human tumor cells? Simple है, let's go through the option. जो मैं सही लगेगा हम mark करेंगे. So option A, telomerase triggers a self-destruct process known as apoptosis, ending the life of the cell. बिल्कुल ऐसा नहीं है. B दिया हुआ है, telomerase damages the chromosomes so they become genetically unstable and are unable to replicate. बिल्कुल सही नहीं है. C दिया हुआ है, telomerase helps human tumor cells avoid senescence, जिसका आसान जमाने में मतलब है cell death, which is usually the expected consequence of repeated cell division. बिल्कुल सही दिया हुआ है जो आपके पास ऑप्शन सी है, बिकॉज जब सेल में टेलोमेर खत्म हो जाता है तो सेल डिवाइड करना छोड़ देते हैं और इवेंचुअली मर जाते हैं ना, वो सेल फिर इवेंचुअली खत्म हो जाता है ना, लाइक उसकी लिनेज खत्म हो जाती है। तो टेलोमेरेज जो होता है बेसिकली, वो जब टेलोमेर को बार बार लेनदेन करता है तो सेल के पास जो एबिलिटी होती है टू कीप ऑन अंडरगोइंग माइटोसिस वो लूज नहीं होती है, तो वो करता रहता है लाइक, और सेल डेथ कभी होती नहीं है, मतलब कि वो वाले टाइप के सेल कभी मरते ही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज व्हाट एब्सोल्युटली करेक्ट। डी दिया हुआ है, टेलोमेरेज enables the human tumor cells to divide more rapidly by reducing the time। एक ऐसा कुछ नहीं होता लाइक कि वो रेट ऑफ माइटोटिक सेल साइकिल को एनहांस कर देता है, ऐसा कहीं आपने पढ़ा भी नहीं है, होता भी नहीं है ऐसा। नेक्स्ट वन, विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। तो आपको बोल रहे कौन सा वाला, ये आपने पहले भी किया होगा, आई थिंक दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, मुझे ईयर याद नहीं है बट आई हैव सीन दिस बिफोर एज वेल। इसमें आपने दो चीजें देखनी होती हैं, एक तो ये कि स्ट्रैंड जो रन करनी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करनी है, एंड दैट यू कैन सी बाय लुकिंग एट फॉस्फेट्स ऑफ पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक। और दूसरी चीज देखना होता है बेस पेयर सही दिया और उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सही दिए। तो ऑप्शन ए के अंदर सब कुछ सही है एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो होने चाहिए थे। जो ऑप्शन बी है उसमें आपके पास जीसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी सही है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड भी सही है, और ये वाली जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। सी और डी दोनों में आप नोट करो, सी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये जो डायरेक्शन ऑफ ये गलत दिया हुआ है, बेस पेयरिंग सही है, और जो डी है उसके अंदर तो डायरेक्शन भी गलत दी हुई है, बेस पेयरिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी गलत दिए हैं, सिर्फ पेयर जो लिखा हुआ है ए और डी वो बस सही लिखा हुआ है। Next one. The diagram represents the process of transcription of a gene in the nucleus of an animal cell. तो आपको दिया हुआ में आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आरएनए स्ट्रैंड बना रहा है आपको लाइक, ये बना रहे हैं, और ये याद रखो इमेच्योर एमआरएनए बनता है जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं लाइक। तो बाद में इसकी मॉडिफिकेशन होती है इंट्रॉन रिमूव करके और फिर मेच्योर एमआरएनए आता है। तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आप बना रहे हो लाइक, जो स्ट्रैंड जिसको यूज किया जाता है डीएनए की स्ट्रैंड जिसको यूज किया जाता है उसको टेम्पलेट या ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो स्ट्रैंड नहीं यूज होती है उसको नॉन टेम्पलेट या नॉन ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड बोलते हैं। तो अब आपको बोले विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज पी क्यू एन आर। तो पी के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एमआरएनए वर्सेस द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो याद रखो ट्रांसक्रिप्शन से जो आपके पास आती है चीज, वो आपके पास जो है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आती है अपने ध्यान में रखो। तो सबसे पहले तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को आप शॉर्टलिस्ट कर लो लाइक, और उसके बाद वो मॉडिफाई होती है और एमआरएनए बनता है। तो बी और डी अब आपके पास रह गया है। फिर उसके बाद आपके पास दिया हुआ है क्यू के लिए, जो दिया हुआ है जो क्यू है वो ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड है, जाहिर सी बात है लाइक, जिसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। तो वो जो क्यू के दो आपको दिए हुए ना यहाँ पे बी और डी के अंदर, वो दोनों ही सही लिखे हुए हैं, दोनों रॉन्ग नहीं है, दोनों ही सही लिखे हुए हैं।
टेम्पलेट भी बोल सकते हो, ट्रांसक्राइब भी बोल सकते हो, यानी अब आपको आर से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। लाइक आर इज द नॉन टेम्पलेट और द नॉन ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड। आप देखो आर का यहाँ टेम्पलेट लिखा हुआ है बी में, बट डी में नॉन ट्रांसक्राइब लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड दिस इज हाउ यू विल नैरो डाउन कि आपका जो सही आंसर है वो बेसिकली क्या है, ऑप्शन ऑप्शन डी है इस केस में। नेक्स्ट वन, which row correctly describes the role of growing leaves? Which row correctly describes the role of growing leaves as sucrose, or sorry, as sources or sinks for amino acids in sucrose? तो आपने बताना है भाई कि यहाँ पे ना लाइक सोर्स और सिंक के रेफरेंस से कौन से वाले रो में बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है रिगार्डिंग अमीनो एसिड इन सुक्रोज। तो आप पढ़ो, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ग्रोइंग लीव्स एज सोर्सेज और सिंक्स फॉर व्हाट, फॉर अमीनो एसिड्स एंड सुक्रोज। तो देखो भाई ये लीव्स के अंदर ही दोनों चीजें बनती हैं, और लीव्स इसको क्या नाम है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, तो दे विल बी सर्विंग एज द सोर्स, और खुद यूज भी करते हैं ना, वैसे ऐसी बात है, अपनी प्रोटीन बनाते हैं, सुक्रोज को तोड़ के शुगर्स बनाते हैं लाइक। तो इस केस के अंदर याद रखो ये दो आपको दिए हैं असिमिलेट्स आप बोल सकते हो उनको, या प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, ये जो दो चीजें आपको दी हैं ये आपके पास जो है वो लीव्स यूज भी करते हैं और इनको आगे ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। दे कैन एक्ट एज सोर्स एज वेल एंड दे कैन एक्ट एज सिंक एज वेल, और वो सिर्फ आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर, लीव्स कैन एक्ट एज वॉट, एज सोर्सेज और सिंक्स, और यहाँ पे भी दिया हुआ है लीव्स कैन एक्ट एज सोर्सेज और सिंक्स। नेक्स्ट वन, विच रो करेक्टली मैचेस ईच डिस्क्रिप्शन टू सीलिया और रूट हेयर्स? तो देखो उस रूट हेयर्स जो होते हैं ना उसमें वैक्यूल होता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये रूट हेयर के लिए हो, और मोर देन वन प्रेजेंट इन अ सेल सीलिया के लिए आप बोलोगे लाइक। तो आपको जो है पहले वाले कॉलम में चाहिए भाई रूट हेयर, तो वो यहाँ दिया हुआ है, और दूसरे वाले कॉलम में आपको चाहिए सीलिया। तो आप जब जो है वो तो दोनों कॉलम में जो ऑप्शन आपको दिए हैं ABCD जब वो नोट करोगे तो ऑप्शन सी इज द वन जो कि आपके ऊपर वाले जो आपने लेवल किया हुआ उससे मैच कर रहे हैं। तो वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में होगा ना, तो रूट हेयर सेल में आप वैक्यूल देखोगे लाइक, और मोर देन वन प्रेजेंट इन सेल, वो यूजली रूट हेयर जो है जब सेल में होता है तो एक ही होता है, याद रखो मल्टीपल नहीं होते। सीलिया जब सेल में होते हैं तो मल्टीपल होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which changes occur as amino acids are moved into phloem sieve tubes at a source? तो जब जाती है लोडिंग जब होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है और फिर पानी रश करता है, अंदर आता है। आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किया है बाय द वे, ये भी आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का सवाल है। सो चेंज इन वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएंट सिव ट्यूब्स क्या होगा कि वो डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज सॉल्यूट अंदर आया, लाइक COD आप निकाल दो, और इसकी वजह से फिर पानी रश करता है वो अंदर आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सैप जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और इसकी वजह से आप सेकंड वाले कॉलम के अंदर जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वो चूज करोगे, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी विल बिकम योर राइट आंसर। Next one, the graph shows the dissociation curves for hemoglobin at two different partial pressures of carbon dioxide. Which label point on the oxygen dissociation curves? यानी ABCD में से which label point on the oxygen dissociation curves will result in the highest concentration of hemoglobinic acid? तो highest concentration hemoglobinic acid की वहां होगी जहाँ highest CO2 बन रहा होगा, ऐसे ही है ना लाइक। और नपई चीज जो है वो क्या नाम है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि राइट शिफ्ट नजर आए कर्व में, तो ऑप्शन ए और सी आप वहीं पर ही निकाल दोगे लाइक, ये और ये आप यहाँ निकाल दो, ठीक है ना। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ग्राफ लोगे। अब वो बोल रहा है भाई हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिनिक एसिड ना लाइक, तो वहाँ आप हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त आएगा जब CO2 भी हाईएस्ट आ रहा होगा, तो जितना CO2 वहां से आ रहा होगा उतना ऑक्सीजन भी जा रहा होगा, तो आप एक्सपेक्ट करोगे जो पर्सनल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो सिग्निफिकेंटली क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। सो आई वुडंट एक्सपेक्ट द पर्सनल सैचुरेशन विल बी दिस मच लाइक, अगर इतना ज्यादा आपने सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाना है तो उतना CO2 भी वो टिश्यू रिलीज कर रहा होगा ना, और उतनी ही वहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही होगी, तो आपके पास जो बी और डी में से जो है नाम है प्लॉजिबल पॉइंट आप चूज करोगे वो बेसिकली पॉइंट बी होगा। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड आर करेक्ट? तो मुझे अभी कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए सही नहीं है। स्टेटमेंट वन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटलाइजेस द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल सही है। Carbonic acid dissociates into hydrogen ions and hydrogen carbonate ions, बिल्कुल सही है। Some carbon dioxide combines with hemoglobin to form carbaminohemoglobin, बिल्कुल सही है। Hemoglobin readily combines with hydrogen carbonate ions to form हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये बिल्कुल गलत है। लाइक आपके पास ऐसी बात है जो स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है लाइक, मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस थोड़ी बाइंड करते हैं लाइक, जो चीज बाइंड करती है वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसलिए स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 आपका क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन ए इन दिस केस. नेक्स्ट वन. What happens as a result of the blood pressure in the left ventricle becoming higher than the blood pressure in the left atrium? जब ventricle का pressure left atrium से higher होगा तो आप expect करोगे वो जो bicuspid valve है वो बंद हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं expect करूंगा bicuspid valve closes, like. तो ऑप्शन ए में ही आपको दिया हुआ the left atrioventricle, the left atrioventricle valve is the bicuspid valve closes, and option A will become your right answer in this case. देखो इसमें सिर्फ एक जो डिस्ट्रैक्टर था वो ये था कि the seminal valve in the aorta opens. अरे वो उस वक्त ओपन होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज्यादा होगा, वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे लाइक. तो अगर वो होगा तो आपके पास तब जो एओर्टिक वाल्व है वो खुलता है. तो ऑप्शन डी वाज द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्टर है. ये रॉन्ग आंसर होगा. सही आंसर आपका क्या है कि आपका जो बाइकस्पिड वाल्व है वो फौरन बंद हो जाएगा, वरना ब्लड बैकफ्लो कर जाएगा फ्रॉम वे टू वे, फ्रॉम क्या नाम है द वेंट्रिकल इनटू द एट्रियम. नेक्स्ट वन. The scanning electron micrograph shows the inner surface of what of a human trachea. This was a क्या नाम है different image. ऐसा मुझे recent years में कहीं नहीं नजर आया कि आपने ये इस तरह का जो है वो इमेज देखा हो. तो दिस वाज slightly I think थोड़ा सा मुश्किल होगा वहां पे, है तो रट्टे का ही, बट अगर नहीं देखा हो तो जाहिर सी बात है मुश्किल होता है पिक करना. तो उसने आपको पूछा ये था व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लेबल टी. ये क्या चीज है, ये लेवल आपको करना पड़ेगा. ये जो आप देखो ना बाय द वे, ये स्ट्रक्चर देखो, ये सीलियां हैं. तो ये सिलिएटेड सेल्स का स्ट्रक्चर का पार्ट था. लाइक ये जो बाकी सेल्स आपको यहाँ नजर आ रही है बेसिकली गॉबलेट सेल्स थे. तो वो एक्सपेक्ट ये करा था कि आप यहाँ आइडेंटिफाई कर लो. बाय आई पर्सनली फील कि अगर ये इमेज पहली ना देखी हो तो बड़ा मुश्किल होता है भाई इस तरह की चीज पिक करना. लाइक तो मैंने ना कुछ इमेजेस निकाल के ले आया हूँ थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बड़ी इमेजेस, ताकि आप ये वाले स्ट्रक्चर जरा गौर से देखो ये क्या चीज है. लाइक तो आपने अपने कोर्स में मेरे साथ ये वाला डायग्राम किया है, एंड दैट इज लाइक अ फ्रंट व्यू, 3D व्यू. ये फ्रंट व्यू ऑफ द सिलिएटेड एपिथेलियम जो कि ट्रैकिया का होता है या ब्रोंकस का होता है. लाइक उसमें आपको ये गॉबलेट सेल नजर आ रहा है और ये आपके पास सिलिएटेड एपिथेलियल सेल नजर आ रहे हैं, ये इनके सीलिया नजर आ रहे हैं. बट अगर मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊं ऊपर से कि वो व्यू कैसा दिखता है, लाइक हाँ इस तरफ का व्यू दिखाऊं, लाइक मतलब कि आप ऊपर से देख रहे हो उसको, लेयर को पूरी को, यानी इनर सरफेस को आप टॉप से देख रहे हो. लाइक इमेजिन करो आप ट्रैकिया के ल्यूमेन में बैठे हो और आप पूरा 360 डिग्री व्यू देख रहे हो पूरे ट्रैकिया की दीवार का. लाइक तो आपको तो क्या नजर आता, तो वो कुछ ऐसी चीज नजर आती है जिसमें ये सारे जो आप देख रहे हो ना ये सिलिएटेड सेल्स के सीलिया आपको दिख रहे हैं, और ये जो बीच में स्कैटर्ड आप देख रहे हो ये एक्चुअली गॉबलेट सेल्स हैं जिनमें से म्यूसिन रिलीज हो रहा होगा और म्यूकस बन रहा होगा. लाइक तो दिस इज द टाइप ऑफ डायग्राम दैट दे गिव, व्हिच आई थिंक पहले नहीं आया था. तो एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है बच्चों ने गॉबलेट सेल और म्यूकस में किसी एक चीज को मतलब इंटरचेंजेबली लिखा हो. तो आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों ने सही किया था बिकॉज अभी एग्जाम में रिपोर्ट नहीं आया, बट आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत सारे बच्चों ने तुक्का मार के शायद म्यूकस भी मारा होगा, वो गलत था. ये वही डायग्राम है जो अपने पेपर में भी सिमिलर टाइप का था. ये सिलिएटेड सेल्स के सीन है और ये आपको गॉबलेट सेल्स का टॉप व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन. Which rows correctly summarize the typical distribution of cartilage and smooth muscle within different parts of the gas exchange system of humans? तो भाई ये दोनों चीजें कार्टिलेज और स्मूथ मसल ब्रोंकाई और ट्रैकिया में होती हैं. पर आपको ये पता है कि ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल होता है लेकिन कार्टिलेज नहीं होता. लाइक तो यहाँ पे 2 जो है वो तो डेफिनेटली गलत दिया हुआ है. आपको बस चेक मार्क होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ क्रॉस होना चाहिए था. 1 जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है और 3 जो है वो भी बिल्कुल सही दिया हुआ है. लाइक तो इसलिए ऑप्शन सी विल बिकम व्हाट द राइट आंसर. आप 2 से एक्सक्लूजन से भी कर सकते थे. ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेंस रेगुलेट एयर फ्लो टुवर्ड्स द alveoli. तो इसलिए आपने अगर 2 एक्सक्लूड कर दिया होता तो आप जो है वो अपने सही आंसर पर डायरेक्टली भी पहुंच सकते थे. लाइक आपको 1 और 3 देखने की भी जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट वन. A molecule of oxygen diffuses from the air in an alveolus to hemoglobin in an RBC. अरे ये वो सवाल है जो आप जल्दी पुश्ती देखते हुए आ रहे हो. पता नहीं कितने दफा आपने सिमिलर टाइप का सवाल, पर मैंने नोट किया था कि आपको जो 24-25 में ये वाला सवाल दिया था ना उसमें कुछ ना कुछ उसने ट्वीक डाल के दिया था. इसमें भी एक ट्वीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. So assuming that the molecule crosses cellular layers by passing through cells rather than between the cells, यानी आप इस between the cells का मतलब है pores के थ्रू नहीं पास करेगा ऑक्सीजन. What is the minimum number of phospholipid layers? What is the minimum number of phospholipid layers that the molecule of oxygen must pass through?
अब देखो ऑक्सीजन ने जाना है एल्वुलस से, लिखा हुआ है ना, डिफ्यूज फ्रॉम द एयर इन एन एल्वुलस टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, तो उसने यहाँ से जाना है ऑल द वे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाना है लाइक ऑक्सीजन में। तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं भाई, डार्क ग्रीन कलर का है यार, तो ये वाला ले लेते हैं right? तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आप नोट करो, ये है स्क्वामस एपिथेलियल सेल ऑफ द एल्वुलस। तो अब ये सेल के अंदर गया पहले ऑक्सीजन, एक दफा मेम्ब्रेन क्रॉस हुई, फिर अंदर आया, फिर दोबारा बाहर निकला, दूसरी दफा मेम्ब्रेन क्रॉस हुई, फिर एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी उसके सेल के अंदर गया, तीसरी दफा मेम्ब्रेन क्रॉस हुई, फिर दोबारा एंडोथेलियल सेल से बाहर आया, चौथी दफा मेम्ब्रेन क्रॉस हुई, फिर आरबीसी की मेम्ब्रेन के थ्रू गया पांचवी दफा। पांच दफा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने मेम्ब्रेन क्रॉस किया। बट हर मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है ना यार, तो पांच दफा जो क्रॉस हुआ है, मैं इसको नंबर करता हूँ, पांच दफा ये क्रॉस हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। हर दफा जब क्रॉस हुआ है तो बाइलेयर क्रॉस हुई है ना, तो उसने पूछा फॉस्फोलिपिड लेयर्स, तो लेयर्स कितनी हो जाएंगी, 5 बाइलेयर्स टाइम्स 2, जो कि हर बाइलेयर में 2 लेयर होती है, तो टोटल आपको क्या बन जाएंगी, नंबर ऑफ लेयर्स 10 बन जाएंगी, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर वाज ऑप्शन बी। अगर आप वही रट्टे का मार्क करने आओगे और 5 लिखोगे तो दैट वाज प्रॉब्ली, एग्जाम रिपोर्ट अगेन नहीं आया, बट आई थिंक प्रॉब्ली जो है वो आप 5 रट्टे का लिखोगे, एंड आई विल बी रॉन्ग। फॉस्फोलिपिड अगर ये लिखा होता ना, मिनिमम नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल क्रॉस, तो वो 5 आंसर होता है। यहाँ लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर्स, हर मेम्ब्रेन एक बाइलेयर होता है, बस ये कैच था यहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच रो शोज द टाइप ऑफ पैथोजन दैट कॉजेज कॉलेरा एंड इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपको पता है कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट करेक्ट। तो टीबी कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, बिल्कुल हो सकता है। टीबी इज कॉज्ड बाय वायरस, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वायरस नहीं होता, बैक्टीरियम होता है। ऑप्शन बी विल बी और द राइट आंसर बिकॉज दिस इज एन इनकरेक्ट थिंग दैट इज रिटन। बाकी दोनों चीजें बिल्कुल सही होंगी जो सी और डी में लिखी है। नेक्स्ट वन, मोर केसेस ऑफ मलेरिया आर बीइंग रिपोर्टेड इन यूरोप। Other diseases formerly confined to tropical countries and transmitted in the same way as malaria have also spread to parts of Europe. Tropical countries have higher mean temperatures and humidity than Europe. What could explain the increase in the number of cases of these diseases in Europe? तो लिखा भाई, राइजिंग टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी इन यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल भाई, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबली टेम्परेचर्स जो है वो आपके पास रेज हो रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऑप्शन जो नंबर 1 आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल प्लॉजिबल है, स्टेटमेंट नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे भाई। 2, इंक्रीज ट्रैवल बिटवीन वॉट बिटवीन यूरोप एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज। बिल्कुल ट्रैवल से जो है वो मतलब के अंडर डेवलप्ड नेशन से जो लोग जाते हैं माइग्रेट करके, बिल्कुल टीबी और बाकी इन्फेक्शन डिजीज जो होती हैं वो बिल्कुल लेके जाते हैं। 3 दिया हुआ है, क्रिएशन ऑफ वेटलैंड एरियाज सच एज मार्शेस टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल याद रखो, जो पॉकेट्स ऑफ वाटर होते हैं लाइक स्टेगनेंट वाटर, वहाँ पे ब्रीडिंग साइट्स होती हैं लाइक, तो आपके पास उन ब्रीडिंग साइट्स में की वजह से वेक्टर का जो मॉस्किटो वेक्टर होता है उसको क्या नाम है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू इंक्रीज इट्स नंबर। तो तीनों स्टेटमेंट जो दी हैं वो मलेरिया के नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको लाइक उसके लिए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है लाइक स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन ए विल बिकम योर राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट वन, द डायग्राम शोज 3 डिफरेंट बॉन्ड्स। आपको 3 बॉन्ड शो किया हुआ है, पहले तो देख लो कौन से बॉन्ड हैं। ये जो आप देखो NH और CO के बीच में होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो आपको नजर आ रहा है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है जो आपको नजर आ रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है लेबल हुआ है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो आपको नजर आ रहा है। विच बॉन्ड्स आर फाउंड इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तीनों होंगे भाई, एंटीबॉडी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो यू वुड एक्सपेक्ट ग्लाइकोसिडिक भी होगा, वो यहाँ दिया भी नहीं, बट वो भी एक बॉन्ड लिख सकते थे आप लाइक। ऑल 3 ऑफ दीज विल बी प्रेजेंट, राइट। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ये तो आप वैसे ही रट्टा मारते हो ना, डाइसल्फाइड आपने वो जो वाई शेप एंटीबॉडी बनाते हो उसमें हिंज रीजन में भी होता है, और लाइट और हैवी चेन्स के बीच में भी होता है। और प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड, और प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बाय डेफिनेशन कॉटनरी होती हैं, तो उसमें बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे आपके पास। इनके अलावा भी बॉन्ड्स होंगे, सारे बॉन्ड नहीं दिखाए, बट ये 3 तो डेफिनेटली। नेक्स्ट वन, specific monoclonal antibodies can be used to treat some forms of cancer. One example is restuzumab, which can be used in the treatment of tumors caused by cancer. ऐसा नहीं है ड्रग का नाम आपके लिए नहीं है, आपने कोर्स में ऐसा जरूर किया होता है एग्जांपल्स ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो मैब्स भी बोलते हैं।
Which statement could help to explain why monoclonal antibodies such as restuzumab are suitable for this role? और में क्यों हम monoclonal antibodies को use कर सकते हैं for treatment of tumors? तो statement 1 दिया हुआ है, आपने plausible statement बतानी है जिसकी वजह से इनको use किया जाता है for treating cancers. The variable regions of monoclonal antibodies such as restuzumab, ये specific type की monoclonal antibody can change, allowing the antibodies to bind to cancer cells even if the antigen mutate. हरगिज़ ऐसा नहीं है, एक टिपिकल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होगी उसका एक स्पेसिफिक वेरिएबल रीजन होगा ना भाई, वो एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही जाके बाइंड करेगा, ऐसे थोड़ी अपने खुद ब खुद चेंज हो जाएगा. लाइक स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और अगर आपने ये बहुत श्योरिटी से निकाल दिया होता कि स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो आप ए भी निकाल देते, बी भी निकाल देते, सी भी निकाल देते, और आपको आपका आंसर पता होता है इट हैज टू बी व्हाट 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे आंसर की. लाइक तो मैं आप 2 एंड 3 फिर भी पढ़ देता हूँ ताकि आपको ये स्टेटमेंट समझा दूँ. Monoclonal antibodies such as restuzumab bind to specific cell surface receptors on cancer cells, which prevents these receptors from receiving signals that are needed for cancer cells to grow and divide. बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है. वो पूछ रहे ना पॉसिबल चीजें क्या हो सकती हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई, जिससे आपके पास ट्यूमर ग्रोथ कम हो जाए. लाइक तीसरा दिया हुआ है, the antigen binding sites of monoclonal antibodies such as restuzumab are complementary to antigens. Correct, absolutely correct. Found on some cancer cells and have stable tertiary structures that do not change. लाइक बिल्कुल सही लिखा. वो जो एंटीजेंस होते हैं, जाहिर सी बात है, उनका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके खिलाफ जाके ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके बाइंड करती है. तो स्टेटमेंट 3 जो है वो आपके पास वही बिल्कुल सही दी हुई है, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन. द एचआईवी, इन्होंने वाकई लिख दिया है एचआईवी वायरस, अब ये टाइपो है ना यार. V is for virus. The HIV causes illness by infecting and destroying T helper cells. This leads to what? T helper cell आपके कम हो जाते हैं. This leads to AIDS and an inability to produce an effective immune response. Which components of the immune system are produced less effectively when AIDS develops? तो अगर T helper कम होते हैं तो साइटोकाइंस कम हो जाते हैं आपके पास. साइटोकाइंस के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. जब साइटोकाइंस कम होते हैं तो जो पूरा बी सेल वाला होता है आपका पार्ट, और जितना भी टी किलर सेल वाला होता है, और इवन मैक्रोफेजेस जो ज्यादा इफेक्टिवली फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, तीनों इफेक्ट हो जाते हैं. तो पूछा है विच कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस लेस इफेक्टिवली. बिल्कुल मेमोरी सेल्स जो है वो कम होंगे प्रोड्यूस, प्लाज्मा सेल्स भी कम प्रोड्यूस होंगे, और अगर जो है प्लाज्मा सेल्स कम आ रहे हैं तो एंटीबॉडी भी कम प्रोड्यूस होंगी. ऑल थ्री ऑफ दीज विल बी क्या नाम है प्रोड्यूस लेसर इन नंबर्स. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बिकम व्हाट, ऑप्शन ए इन दिस केस. ठीक है, कैसा लगा आपको? आपके ख्याल में क्या थ्रेशोल्ड है इस पेपर का? ग्रेड थ्रेशोल्ड आ गए हैं इसके, बाय द वे स्टेप 25 के सारे पेपर्स से ग्रेड थ्रेशोल्ड आ गए. व्हाट डू यू थिंक वाज द थ्रेशोल्ड? एनी आइडिया आपके कितने आते हैं अगर आप कहते? लाइक रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस मैं देखो कर दूंगा लाइक 32. मैंने थ्रेशोल्ड ऑफ दिस पेपर वाज 30 ऑन 40 एंड आई पर्सनली फील मगर आप ऑलमोस्ट सारे ही आई थिंक 30 से ऊपर शायद ले आते. लाइक